बशार अल असद के पास दो ऑप्शन था कि या तो ये अमेरिका और CIA के प्रोजेक्ट को सबमिट कर दे या मुकाबला करे। तो बस वो तीन ब्लॉक्स थे जो इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन थे, ईरान, सीरिया, लुबनान और फिर फलस्तीन के अंदर हमास तो था। हिजबुल्लाह ने बहुत करारा जवाब दिया था इजराइल को। सीरिया को रास्ते से हटाना था इजराइल को। आईसिस है, उसने टेक ओवर कर लिया और आईसिस ने अपनी हुकूमत आधी सीरिया में बना दी और ये टेररिज्म जो उस टाइम पे गोलानी था वो उसका हेड था सीरिया का, इराक का कोई और हेड था। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी आईसिस, उसको सीरिया से खत्म कर दिया और इनको इटली में रहने दें, लेकिन ये टेररिज्म नहीं करेंगे इसकी गारंटी कौन लेगा? टर्की लेगा। तो 2011 से ये जंग शुरू थी, 2021 तक जो है जंग चली। तो बशार अल असद फाइनली थक गया था और ये गवर्नमेंट जो गिरी ये कंप्लीट प्लान था इजराइल का और इसको लाया गया गोलानी। ये चाहते हैं सीरिया को 4 से 5 अलग अलग इलाकों में टुकड़ों में बांट दिया जाए। अगर ईरान तस्लीम हो जाता है तो बाकी छोटे मोटे खुद ही तस्लीम हो जाएंगे। तो ये ईरान ने ये पैगाम दिया कि हम तस्लीम नहीं होंगे। तो उस गली में गुंडा रहता है, वो गुंडे के सामने सब डरते हैं। कोई एक इंसान उसको एक तमाचा भी मार दे तो सब तालियां बजाते हैं, खुश हो जाते हैं कि जंग होगी डेफिनेटली। लेकिन अगर मुसलमान समझदार हैं तो सारे मुसलमान इजराइल से लड़ेंगे और हम मुसलमान बहादुर शुजा जिहाद करने वाले। तो ये कौम, इनके अंदर जब बसीरत नहीं होती तो ऐसे ही होता है कि सामने वाला पत्थर फेंकता है तो सामने वाले से लड़ाई नहीं करते, पत्थर से लड़ाई करते। हुकूमत रहेगी नहीं, ये हुकूमत बहुत जल्दी जो है गिर जाएगी। ठीक है, से हमास में जवान है, अहले सुन्नत है, शिया नहीं है, लेकिन वो अपने पैरों पे खड़े हैं। नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रवि शाब्दी। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ समय पहले सीरिया में एक आतंकी गुट आता है जुलानी के नाम से और वहां पर है ना अपनी सरकार कायम करता है और बशर अल असद की जो सरकार थी उसको गिरा देता है। आज मेरे साथ मौजूद हैं मिडिल ईस्ट के जानकार शिया धर्म गुरु जो अक्सर तौर पर मिडिल ईस्ट के मामलों के ख़ास तौर पर जानकार माने जाते हैं। इस वक्त ईरान से सीधा सहारनपुर में उपस्थित हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगा, जानूंगा सीरिया के मसले के ऊपर क्या कि सीरिया की क्या मामला है और इसके ऊपर है ना क्या राय रखते हैं। अपनी यूनिवर्सिटी ईरानी प्रोफेसर हैं और प्रवक्ता के तौर पर भी जाने जाते हैं, आप लोग देखते होंगे, काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं, मौलाना ज़मीर अब्बास जाफरी साहब। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो मामला है सीरिया के अंदर, जिस तरह से ये सरकार बनी थी और उसके बाद इजराइल यहाँ पर हमले कर रहा है, तो कैसे मानते हैं इस सरकार को? ये सरकार गिरेगी या दोबारा ही हुकूमत उसकी आएगी बशर अल असद की? क्या राय रखते हैं इस पर? देखिए, सबसे पहले तो ये जो कुल्लन प्लान क्या है वो समझना है कि आज से कुछ साल पहले तक इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन जो था वो 3 ब्लॉक्स थे जो इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन थे, ईरान, सीरिया, लुबनान और फिर फलस्तीन के अंदर हमास तो था ही। तो जब 2006-2008 में जंग हुई इजराइल की लुबनान से, हिजबुल्लाह से, तो उस ज़माने में सीरिया के ज़रिए से वेपन्स पहुंचते थे हिजबुल्लाह को और हिजबुल्लाह ने बहुत करारा जवाब दिया था इजराइल को। तो तब से इजराइल के लिए क्लियर हो गया था कि अगर सीरिया बाकी रहेगा और सीरिया में ऐसी हुकूमत रहेगी जो इजराइल के मुखालिफ दुश्मन है तो वो सीरिया के लिए, वो इजराइल के लिए ख़तरनाक है। तो इस सीरिया को रास्ते से हटाना था इजराइल को। तो इन लोगों का पहला प्रोजेक्ट शुरू हुआ 2011 में, जहां पर इन लोगों ने पहले प्रोटेस्ट करवाए और प्रोटेस्ट के जरिए से, कुछ प्रोटेस्ट जेन्युइन भी थे, लेकिन बाद में कंप्लीटली जो दाइश है, आईसिस है, उसने टेक ओवर कर लिया और आईसिस ने अपनी हुकूमत आधी सीरिया में बना दी और ये टेररिज्म जो उस टाइम पे गोलानी था वो उसका हेड था सीरिया का, इराक का कोई और हेड था, लेकिन सीरिया का ये हेड बन के आया था। तो ये ऐसी ये चला। अब बशार अल असद के पास दो ऑप्शन था कि या तो ये अमेरिका और CIA के प्रोजेक्ट को सबमिट कर दे या मुकाबला करे। तो बशार अल असद ने मुकाबला किया, पीछे से बाद में ईरान था और रशिया था, तो ईरान ने ज्यादा सपोर्ट किया, रशिया लास्ट में एंटर हुआ। तो ये हुआ कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी आईसिस, उसको सीरिया से खत्म कर दिया गया और टर्की के इंटरफियरेंस के बाद उनमें से एक गिरोह को इदलिब भेजा गया, कहा गया कि भाई इदलिब में ये रहेंगे
और इदलिब में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी टर्की के अंदर, इस्तांबुल में, जिसके अंदर ईरान के, टर्की के और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर्स मिले थे। वहां पर उन लोगों ने मिलकर डिसाइड किया था कि भाई इनको खत्म नहीं करें, इनको इदलिब में रहने दें, लेकिन ये टेररिज्म नहीं करेंगे, इसकी गारंटी कौन लेगा? टर्की लेगा। और टर्की ने वहां से पीछे फिर से सप्लाई लाइन शुरू किया। तो 2011 से ये जंग शुरू थी, 2021 तक जो है जंग चली। तो बशार अल असद फाइनली थक गया था, और बशार अल असद को सऊदी ने और दीगर अमेरिकन पपेट जो गवर्नमेंट से, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आप हमारे साथ आ जाए, जंग वंग छोड़ें। कतर ने कहा कि हम पूरे सीरिया को रीबिल्ड करेंगे, उसका पैसा जितना लगेगा वो हम लगाएंगे। मसलन सऊदी ने कहा हम इतने पैसे देंगे। इनको वादे दिए बशार अल असद को, और बशार अल असद फाइनली उनकी तरफ चले गए। और जैसे ही उनकी तरफ गया, उसने ईरान का साथ छोड़ा, रशिया का साथ छोड़ा, वहां से उन लोगों ने उसको धोखा दे दिया, ये गवर्नमेंट गिर गई। ये गवर्नमेंट जो गिरी, ये कंप्लीट प्लान था इजराइल का, और इसको लाया गया गोलानी को, वगरना जंग नहीं हुई। अगर जंग होती तो ऐसे गवर्नमेंट नहीं चलती कि कार चलाते हुए सारे आते और गवर्नमेंट पे कब्जा कर लेते, जबकि उनके पास फाइटर जेट्स हैं, उनके पास टैंक्स हैं। इजराइल के, सीरिया के पास कम असलहे नहीं थे। तो ये पूरा एक सिनेरियो जब आपको समझ में आता है, तो ये समझ में आता है कि CIA और मोसाद के जरिए से ही ये आया था। और दूसरा सवाल, जब ये CIA और इजराइल के थ्रू ही आया था, तो इसको बने रहने देते, इसको क्यों हटाए? ये दूसरा सवाल। तो यहां से क्लियर हो जाना चाहिए कि इजराइल नहीं चाहता कि एक गवर्नमेंट रहे और वो गवर्नमेंट के अंदर सीरिया में सुबात या नॉर्मलसी है। वो चाहता है कि इजराइल सीरिया आपस की जंगों के अंदर उलझा रहे, जो वगरना आज अगर इसको छोड़ देंगे, कल थोड़ा ताकतवर हो के आंख दिखा सकता है, तो इसको अपने पैरों पे खड़े नहीं रहने देना है। इसलिए सीरिया का जो उनका प्लान है, सीरिया के अंदर द्रूज अलग है, अलवी अलग है, कुर्द अलग है, और जो सीरिया के रहने वाले सुन्नी है वो अलग है। ये चाहते हैं सीरिया को 4 से 5 अलग अलग इलाकों में, टुकड़ों में बांट दिया जाए, ताकि सीरिया की जो कुदरत थी वो खत्म हो जाए। एक लास्ट चीज मैं कह देता हूं कि सीरिया क्यों इतना बेबस हो गया, क्योंकि 30 साल से जो वेपन्स बनाए थे बशार अल असद ने, वो एक हफ्ते में इजराइल ने सब तमाम कर दिया। जैसे ही इन लोग हुकूमत पे आए, तो पहले हफ्ते में उसने न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा, तमाम साइंटिस्ट को मारा सीरिया के अंदर, और जितने वेपन्स 30 साल से बने हुए थे सबको खत्म कर दिया। और ये सब होने के बाद भी गोलानी ने उफ तक नहीं कहा उनके मुकाबले में। तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है, खुदा न करे, हम नहीं चाहते हैं किसी भी कौम मिल्लत में लड़ाई हो, लोग मारे जाएं, मजलूम मारे जाएं, लेकिन वही प्लान पर अमल हो रहा है जो प्लान इजराइल बनाना चाहता है, जिसके अंदर अलग अलग गिरोह को टुकड़ों में बांट के इनको आपस में लड़ाया जाए। इस पे क्या राय रखते हैं कि जैसे इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला करा था, तो क्या ये लड़ाई दोबारा होगी? देखिए, इजराइल, और ये एक्चुअली इजराइल ने हमला नहीं किया था, अमेरिका ने हमला किया था। इजराइल उसका एक प्रॉक्सी है। इजराइल के अंदर खुद कुदरत नहीं है कि ईरान का मुकाबला कर सके, तो इजराइल के साथ अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया था। और जो ट्रंप ने ट्वीट किया था कि सरेंडर वाली, उसके सिलसिले में आयतुल्ला खामेनाई ने कहा था ये इनके दिल की बात है, इनके अंदर के दिल की बात ये है कि ईरान उनके सामने तस्लीम हो जाए। और ईरान तस्लीम हो जाए यानी क्या? दो उसके पैगाम है। एक पैगाम ये है कि आइडियोलॉजिकल लेवल पर मिडल ईस्ट में या वेस्ट एशिया में ये बात साबित हो जाए कि भाई अमेरिका जो है उससे कोई लड़ नहीं सकता। ये आइडियोलॉजिकल बात है। अगर ईरान तस्लीम हो जाता है तो बाकी छोटे मोटे खुद ही तस्लीम हो जाएंगे। तो ये ईरान ने ये पैगाम दिया कि हम तस्लीम नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है कि जितने उस जैसे या जितने इस आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड लोग हैं वो इंस्पायर होंगे। तो ये आइडियोलॉजिकल पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट जो था वो ये कि ईरान पर जब हमला हुआ तो उसका नेचुरल सी बात है, ईरान के पास ऑयल है, गैस है, ईरान के रिसोर्सेज हैं, ईरान के रिसोर्सेज पर कब्जा करना, ईरान को टुकड़ों में बांटना, ये सब उनके नेचुरल प्लान्स थे। तो जब तक दुश्मन भी जो है वो अपने हदफ तक नहीं पहुंचता, दुश्मन थकने वाला नहीं है। और क्योंकि दुश्मन सख्त है, और ना कि सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया उसके साथ है। वो चाहती है कि भाई तस्लीम हो जाए ताकि कोई कल आवाज नहीं उठाए। ऐसी है ना कि गली में एक गुंडा रहता है, वो गुंडे के सामने सब डरते हैं। कोई एक इंसान उसको एक तमाचा भी मार दे तो सब तालियां बजाते हैं, खुश हो जाते हैं कि वो गुंडा है। गुंडे से सब नफरत करते हैं, लेकिन मारने की हिम्मत किसी को नहीं है। तो लेकिन जब एक तमाचा पड़ जाता है उसको, तो हर एक की जुर्रत आती है कि तमाचा मारा जा सकता है। तो ईरान ने ये जुर्रत दी है तमाम उम्मत मुस्लिमा को। तो ये जंग फिर से होगी,
कब होगी नहीं पता, 1 हफ्ता, 1 साल, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, क्योंकि जब तक दुश्मन, अच्छा जंग कब तक नहीं होगी, जब तक उन्हें ये लगता है कि हम मारने के बाद इजराइल को ये लगे कि ईरान ऐसा हमला करेगा कि हमारे लिए काबिले बर्दाश्त नहीं। जब तक उसके, और ईरान ने इस बार इतना मारा ताकि उनको ये एहसास हो जाए कि हम जब मारते हैं तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जंग के कैलकुलेशंस में ये है कि जब वो कब हमला करेंगे, जब उन्हें लगेगा कि ईरान जवाब देने के लायक नहीं है, और ऐसा जवाब देगा, और अगर जवाब देगा भी तो काबिले बर्दाश्त जवाब देगा, तब वो हमला करेंगे। इजराइल के पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है कि ईरान पे फिर से हमला करे, ये अमेरिका के पास। ऑप्शन नंबर 2 ये है कि पूरे मिडल ईस्ट के अंदर शिया सुन्नी लड़ाई करवाए, लुबनान और सीरिया के बीच में लड़ाई करवाए, सीरिया के अंदर आपस में लड़ाई कराए, इराक के अंदर कुर्दों को खड़ा करे सुन्नियों के खिलाफ, सुन्नियों को शियों के खिलाफ, ये जंगों के अंदर मुसलमानों को इतना इन्वॉल्व कर दे, फिर ईरान पर हमला करे। हम जंग होगी डेफिनेटली, लेकिन अगर मुसलमान समझदार हैं तो सारे मुसलमान इजराइल से लड़ेंगे। देखिए आप सीरिया में कितने बेवकूफ लोग रहते हैं। इजराइल ने हमला किया, उनके डिफेंस मिनिस्ट्री को मारा, उनके डिफेंस मिनिस्टर को मारा, उनके असलहे को तबाह कर दिया। उसके बाद क्या कहता है वो, हम ड्रूस से लड़ाई करेंगे। यहां पर जिसने जमीन पे कब्जा किया इजराइल ने, उससे लड़ाई नहीं करेंगे, हम ड्रूस से लड़ाई करेंगे, और हम मुसलमान बहादुर शुजा जिहाद करने वाले। तो ये कौम, इनके अंदर जब बसीरत नहीं होती तो ऐसे ही होता है कि सामने वाला पत्थर फेंकता है तो सामने वाले से लड़ाई नहीं करते, पत्थर से लड़ाई करते हैं। ये कौम की बसीरत है कि ड्रूज क्या है उनका ही, अगर मान भी लेंगे उनसे मिले हुए, तो असल तो वही है ना, तो आप असल से क्यों नहीं लड़ रहे? एक सवाल और पूछना चाहूँगा। ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला सैयद अली खामनाई। उनका एक बयान आया था कि सीरिया की जब ये हुकूमत कायम हुई जुलानी की, तो उस वक्त उनका बयान आया था कि वहाँ की जो आवाम है एक दिन वही इसको उखाड़ फेंकेगी। इस पे क्या राय रखते हैं? देखिए 2 चीज उन्होंने कही थी कि ये हुकूमत रहेगी नहीं, ये हुकूमत बहुत जल्दी जो है गिर जाएगी। और दूसरी चीज उन्होंने कहा था कि वहाँ के जवान जो हैं वो गैरतमंद जवान हैं और वो अपने पैरों पे खड़े होंगे और वो एक इनकलाब लाएंगे। तो अभी हुकूमत तो गिर रही है, लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो इनकलाब जो आयतुल्ला खामेनाई ने प्रेडिक्ट किया था, और इंशाल्लाह कि वो होगा, कि जिस तरीके से हमास में जवान है, अहले सुन्नत है, शिया नहीं है, लेकिन वो अपने पैरों पे खड़े हैं, असल दुश्मन से लड़ रहे हैं, दुश्मन की तदबीरों को समझ रहे हैं। तो जब तक वो हुकूमत ना बने जो अपने पैरों पे खड़े रहे और असल दुश्मन से लड़ाई करे, जब तक हम नहीं कह सकते कि सीरिया में इनकलाब आया है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मौलाना ज़मीर अब्बास जाफरी साहब, जिन्हें आप सुन रहे थे, जो जिनसे हम खुले तौर पर सीरिया के बारे में, ईरान को लेकर और इजराइल के मसले पर बात कर रहे थे। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। मैं रवि शाब्दी, सहारनपुर।